हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आराम से आप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं आपको सारे क्वेश्चन नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखता है, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में डैश से परिवर्तित होती है। यानी आपसे पूछा गया है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रो। आपने देखा होगा दोस्तों, जो सौर ऊर्जा होती है यानी सोलर सेल जो होते हैं कैसे काम करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यदि आपने यहाँ पर कोई सोलर सेल लिया तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों इस प्रकार का डिज़ाइन बना रहता है। ऊपर से एक प्लेट होती है जो कि फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब है प्रकाश के प्रति संवेदी होती है। यानी प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए प्रकाश दोस्तों फोटोन के फॉर्म में होता है। फोटोन्स के फॉर्म में प्रकाश आता है और एक फोटोन यहाँ पे जब टकराएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटें हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और नीचे वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और बीच में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका पीएन जंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा इस प्रकार का यदि आप सिंबल बनाएं इसका, तो ये सिंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से बना रहता है और यहाँ पे वेव पड़ी रहती हैं। तो ये जो सिंबल है ये फोटो सेल का ही है। इसके नीचे लिखा रहता है पीवी सेल या फिर आप इसको कह सकते हैं फोटो वोलेटाइक सेल। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला आपको दिया है फोटो वोलेटाइक सेल। तो यही दोस्तों होता है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले वाले में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊष्मगतिकी के आधार पर सर्वाधिक स्थायी कार्बन का रूप कौन सा होता है। यानी आपसे पूछा गया है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कार्बन फॉर्म। दोस्तों देखिए जो कार्बन की फॉर्म होती हैं, कार्बन फॉर्म कहें या फिर आप कार्बन के एलोट्रोप्स कहें यानी अपर रूप कहें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको बताना है थर्मोडायनेमिकली आपको बताना है यानी ऊष्मगतिक आधार पर बताना है कौन सा वाला ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ पे देखिए आपको डायमंड दिया है, ग्रेफाइट दिया है, कोल दिया है। दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये आपका थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। आप ध्यान देंगे जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, यदि इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये आपका होता है sp2 टाइप। और sp2 टाइप में क्या होता है, इसमें यहाँ पे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ऊपर आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। यदि आप दोस्तों यहाँ पर लें CH3COO नेगेटिव को, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो CH3C, यहाँ पे एक O को आप यहाँ पे ले लेंगे, एक O को आप यहाँ पे ले लेंगे, इसको डबल बॉन्ड कर दें तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 यहाँ पे जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे नेगेटिव का आप ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यदि आप इसी को देखें, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका दोस्तों डिलोकलाइज है यानी कि इसकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं होती है, या फिर आप कह सकते हैं ये किसी एक एटॉम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से नहीं बंधा रहता है। तो यहाँ पे क्या करता है देखिए, ये आपका CH3COO ये दोस्तों आपका यहाँ पर उठ के यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ चला जाता है और यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। यानी यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा डबल वाला और यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 थोड़ा आप काट लेंगे, यहाँ पर 6 और साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप क्लियर देखते हैं दोनों के स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है। यानी यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था जिसकी कोई पोजीशन निश्चित नहीं थी, इसी के कारण यहाँ पर आपको दो प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं। इनको आप दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे
समायवयता, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे रिजोनेंट प्रॉपर्टी, या फिर आप अनुनाद कहते हैं। यानी अनुनाद के कारण ही दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की सिमेट्री मिलती है, और ये आपकी होती है डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर आप कहें विस्थानीकरण के कारण। तो यहाँ पे देखिए विस्थानीकरण की प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है ग्रेफाइट में, यानी ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन के पास में दोस्तों एक डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसको असिमेट्री बनाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो ग्रेफाइट है ये दोस्तों स्टेबल होने में कम ऊर्जा को लेता है। यदि आप इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी को देखें दोस्तों, यानी ऊर्जा को देखें, तो ये जो ग्रेफाइट की जो होती है दोस्तों डायमंड के मुकाबले कम होती है। यानी कि डायमंड को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए स्टेबल होने के लिए, जबकि ग्रेफाइट को दोस्तों कम चाहिए होती है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ग्रेफाइट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड थर्मोडायनेमिकली। यदि आप बात करें दोस्तों खाली डायनेमिकली, तो डायनेमिकली डायमंड ज़्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट से। तो ये आप ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ निम्न में है। यानी आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक। यदि आप इलास्टिक प्रॉपर्टी को समझें, इलास्टिक प्रॉपर्टी या फिर आप इसको कहते हैं प्रत्यास्थता, ये गुण होता है दोस्तों जो आपने देखा होगा वस्तुओं को यदि आप इनका शेप चेंज करते हैं तो ये चेंज होने का विरोध करते हैं, या फिर आप चेंज भी कर देंगे दोस्तों तो दोबारा से उसी अवस्था में आने का गुण रखते हैं। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल एक रबर को लें, आप खींचते हैं तो दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है दोस्तों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बट्टे विकृति होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं जो ऑप्शन में दिए हैं, आयरन दिया है, रबर दिया है, प्लास्टिक दिया है, स्टील दिया है। तो यहाँ पे जो स्टील दिया है आपको, यानी जो इस्पात दिया है, इस्पात ही दोस्तों सर्वाधिक इलास्टिक होता है, यानी सर्वाधिक प्रत्यास्थ इनमें होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई पड़ते हैं। यानी आपसे पूछा गया है स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा यदि आप अर्थ से देखते हैं यानी पृथ्वी से आप देखते हैं दोस्तों, तो तारे आपको दिखाई देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। मान लीजिए यहाँ पर आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आपको दिख रहा होता है कि तारे इधर की ओर घूम रहे हैं। ऐसा आपको क्यों दिखाई देता है, आपको रीज़न बताना है। क्या वास्तव में तारे घूम रहे होते हैं या फिर आपका वहम होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो तारे होते हैं यानी जो स्टार्स होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। मूव कौन करेगा, मूव करती है अर्थ, यानी पृथ्वी मूव करती है दोस्तों। तो अर्थ के मूव करने से, और ये भी कहाँ को मूव करेगी, वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर, यानी पश्चिम से लेके पूर्व की ओर गति करती है, जिसके कारण हमें क्या होता है दोस्तों, वहम होता है कि तारे पूर्व से लेके पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ कह देंगे द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि। यानी आपसे पूछा गया है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। यहाँ पे देखिए जो मेटल होते हैं यानी धातुएं जो होती हैं, धातुओं के पास क्या गुण होता है, इनके पास में अनपेयर्ड या फिर आप कह सकते हैं फ्री या फिर आप कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो कि कंडक्शन का यानी चालन का कार्य करते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिया गया होगा कहीं पे। तो यहाँ पर आपको दिया है देखिए दोस्तों, दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ये धारण करते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर होते हैं मैग्नेट के या फिर हीट के। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पास्कल इकाई है। यानी आपसे पूछा गया है पास्कल इज द यूनिट ऑफ।
यहाँ पे देखिए जो पास्कल होती है, पास्कल यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है। पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की दोस्तों, यानी कि दाब की। इससे ख़ास तौर पे आप लिक्विड एंड गैसेस का प्रेशर देखते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। वैसे आपने देखा होगा जो दाब होता है, दाब की इकाई यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को यदि आपको मापना होगा तो बार में आती है। तो यहाँ पे यदि आपको नॉर्मल प्रेशर कहा गया होगा तो वो आपकी पास्कल में होती है। वैसे यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको मालूम होगा हर्ट्ज होता है, या फिर आप इसको किलो हर्ट्ज में भी लेते हैं। तो मेनली यहाँ पे हर्ट्ज यहाँ पे होता है। और वैसे यदि आप बात करें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का भी बार बार पूछा जाता है। जो कंडक्टिविटी होती है दोस्तों, कंडक्टिविटी अपोजिट होती है रेजिस्टिविटी के, यानी प्रतिरोधकता का ही उल्टा जो होता है वो चालकता होता है। आप ध्यान देंगे, चालकता जो है प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, यानी प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी चालकता उतनी ही कम होती है। और आपको मालूम होगा जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, आप इसको रो के द्वारा दिखाते हैं। यदि आप यहाँ पर लिखें R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ से रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। और यहाँ से यदि आप मात्रक को निकालें तो ओम, मीटर का स्क्वायर बटे मीटर, यानी कि ओम मीटर आता है प्रतिरोधकता का मात्रक। यदि आप निकालेंगे चालकता का, यानी आपको इसका अपोजिट कर देना है, तो 1 अपॉन रो एम कर देंगे, यानी कि प्रति ओम प्रति मीटर आ जाएगी। तो ये भी आपको बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको आराम से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परवलय पथ में अधिकतम ऊंचाई पर वेग परिवर्तन होगा, यानी आपसे पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मैक्सिमम हाइट है कहाँ से, आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि आप इस प्रकार से ग्राफ ले सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया जो कि आपका एक्स एक्सिस में होगा, और ये वर्टिकल हो गया जो कि वाई एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो मैक्सिमम हाइट होती है दोस्तों, एच मैक्सिमम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर होती है, और यहाँ पर आप इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। और एक्सट्रीम पॉइंट पे आप देखेंगे जो वेलोसिटी है एट अ पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज होगा दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में जो परिवर्तन होगा dv अपॉन dt, यानी टाइम के साथ में ये 0 होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, यानी आप यहाँ पर दोस्तों टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा बराबर आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में यहाँ पर 0 बन रहा है। यानी यहाँ पर दोस्तों dv अपॉन dt जो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा या वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होगा ये 0 होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन से वाले में, बी वाले में, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर हमेशा ही हाइट में चेंज इन वेलोसिटी 0 होती है। आप इसको यदि ऊपर वाले केस में देखेंगे, यदि आप किसी बॉडी को यहाँ पर ऊपर की ओर फेंकें, वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, तो भी जहाँ पर मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी बॉडी, वहाँ पर दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी 0 ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ऐसे वाले पॉइंट में भी वेलोसिटी जो है आप 0 ले लेते हैं। और यहाँ से यदि आप निकालना चाहेंगे मैक्सिमम हाइट को, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा। इक्वेशन होती है दोस्तों, मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होती है। यहाँ पर आप s के स्थान पर इसको h ले लेते हैं, और अर्थ के केस में आप इसको g ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g बचेगा। लेकिन जब आप बॉडी को ऊपर को फेंकेंगे दोस्तों, ऐसे वाले केस में g जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको मालूम है अर्थ के जितनी ऊपर जाएंगे g का मान कम होता जाता है। तो जब ऊपर को जाएगा तो आपको नेगेटिव लेना होता है, नीचे को आएगा तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर आप यदि अपवर्ड के केस में देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपको मिलता है h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पर आप याद रखेंगे। यदि आपको दोस्तों एंगल दिया होगा किसी यहाँ पर और एंगल पर निकालना होगा, माने यहाँ पर आपको निकालना है या यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, इनके कंपोनेंट ले लेंगे वेलोसिटी के। मान लीजिए आपने u वेलोसिटी के साथ फेंका,
तो यहाँ पर आप इसके कंपोनेंट लेंगे तो u cos ऑफ थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट u sin ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप ले लेंगे दोस्तों वेलोसिटी को u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कंपोनेंट आ जाएगा और अपॉन का आपका 2g वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले में आप टिक कर देंगे, ये दोस्तों 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कूलाम का आवेश का क्वांटम सिद्धांत है, यानी आपसे पूछा गया है कूलाम्स क्वांटम लॉ ऑफ चार्ज एज। यदि आप बात करें कूलाम का क्वांटम लॉ ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे देखिए आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। आवेश आपको मालूम होगा दोस्तों, आवेश एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आप आवेश कहते हैं, यानी Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसको आप प्लस माइनस ले लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पर दोस्तों धन ऋण के रूप में आप इसको लिखते हैं। और जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर में आपको मालूम होगा दोस्तों शून्य नहीं होता है, यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सारे के सारे आपके होल नंबर होते हैं। यानी यहाँ पर आपको 1/2 या 2/3 टाइप का कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिखाई देता। यानी आप कह देंगे जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, हमेशा ही दोस्तों पूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 1/2 इलेक्ट्रॉन है या 3/2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा वाला केस यहाँ पर संभव नहीं होगा। यानी हमेशा ही जो आवेश होता है वो अपने पूर्ण रूप में रहता है, यानी कि क्वांटम फॉर्म में, या फिर आप कहें दोस्तों संरक्षित अवस्था में रहता है। तो आप इसी को कहते हैं कूलाम्स क्वांटम लॉ, यानी कि कूलाम का क्वांटम सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे, Q इक्वल टू एन होता है, यानी आवेश जो होते हैं Q बराबर दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है आपको मालूम होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो आप इसको भी नोट करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहिएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।